अगर तुम आजीवन सुखी रहना चाहती हो तो अपनी ससुराल वालों, खासकर अपनी नंदों और देवरों से भरकस दूरी बनाए रखो। मैं उन्हें पहली नज़र में ही पहचान गया था कि वे एक नंबर के कंजूस व मक्खी चूस किस्म के लोग हैं। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो वे हरामखोर निठल्ले एक दिन तुम्हारे सीने पर मूंग दलेंगे। इतना ही नहीं, वे दरिद्रजन तुम्हारा सारा हक भी मार लेंगे। तुम्हारे दकियानूस पति की बेवकूफ़ी का वे पूरा फायदा उठाएंगे। शांताराम ने अपनी नई ब्याहता बहन को समझाने और ससुराल वालों के खिलाफ उसके मन में जहर की पहली डोज डालने की कोशिश की। उसने फिर कहा, तुम्हें गलती से हमने ऐसे परिवार में ब्याह दिया है जहां एक भाई कमाता है, बाकी तोंद पर हाथ फेरते हुए बस 1.5 सेर खाते हैं। जितेंद्र के सिवा तो वहाँ कोई कुछ करता ही नहीं। माँ पहले ही काल कवलित हो चुकी हैं और बाप रिटायर हो चुका है, जिसका घर से कुछ भी लेना देना नहीं है। जबकि बड़ा भाई अपने परिवार में बीवी बच्चों के साथ मस्त है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब आपस में लड़ मर रहे हैं। एक बात मैं कहूँ, ये परिवार कई प्रकार से कमजोर है और तुम इस कमजोरी का खूब फायदा उठा सकती हो। आखिर पढ़ी लिखी लड़की हो, कम से कम अपनी अकल का थोड़ा तो इस्तेमाल करो और इस परिवार का बेड़ा गर्क करो। नाम तो उसका ज्योतिंद्रा था, पर सब उसे जुगनी ही कहते थे। जुगनी भवें चढ़ाती हुई मुस्कुरा उठी, भैया मैं अब कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। इन 7 दिनों में ही सब कुछ देख चुकी हूँ और सब समझ चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है ये भी तय कर चुकी हूँ। देखना, मैं ससुराल में इतनी साजिश रचूंगी और इतनी तिगड़म आजमाऊंगी कि जितेंद्र खुद ब खुद उनसे दूरी बनाकर रहने लगेगा। जितेंद्र तो मेरी तरेरती निगाहों के आगे कठपुतली की तरह नाचता फिरेगा और हाँ, ससुरालियों के मन में भी एक दूसरे के प्रति इतना जहर भरूंगी कि वे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। शांताराम बहन के इस अंदाज में शेखी बघारने पर फक्र करते हुए आश्चर्य से भर उठा। ससुराल में कदम रखते ही तुम्हारी छठी इंद्रिय काम करने लगी है। पहले तो तुम गधी थी, तो भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा पति कम अकल और लकीर का फकीर है। थोड़ा बहुत साहित्य क्या लिख लेता है, वो खुद को तुलसीदास और शेक्सपियर समझने लगा है, पर वो है पूरा डपोर शंख। खुद को भौतिकवाद से दूर रखने वाला पाखंड खूब कर लेता है। दरअसल तुम्हारे सारे ससुराल वाले कंजूस और लीचड़ हैं। तुम्हारा जितेंद्र भी दांत से पैसा दबाए रखता है। ऐसे लोग कूप मंडूक होते हैं और उन्हें विरासत, परंपरा, तहजीब जैसी गैर जरूरी बातों से ज्यादा लगाव होता है। उसे समझाना होगा कि अब उसका अपना परिवार है और इसी के लिए जीना व मरना है। माँ बाप और भाई बहन के लिए जिंदगी तबाह करने की जरूरत नहीं है। वे कमीने तो उसकी शादी के बाद से ही पराये हो गए हैं। अब उसके अपने हैं तो सिर्फ हम ससुराल वाले। जुगनी उसकी हर बात पर ध्यान देती हुई संजीदा होती जा रही थी। बेशक ससुराल में कदम रखते ही नई बहू के तेवर तीखे हो गए। अभी हफ्ता भर ही तो हुआ है जुगनी और जितेंद्र की शादी हुए। जितेंद्र के भाई बहनों ने उसकी शादी में बड़े उत्साह से सभी कामों को अंजाम दिया था और नए रिश्तेदारों के साथ वे बड़ी गंभीरता व शालीनता से पेश भी आ रहे थे। बहनों में बड़ी नंदिनी तो इतनी खुश थी कि वो पंख उगाए गौरैये की चूजे की भांति घर से बाहर तक फुदकती फिर रही थी और जो भी मिलता उससे कहती जा रही थी, अब घर में माँ के बाद उनकी कमी को मेरी दूसरी भाभी पूरी करेंगी। हम सब उन्हें भाभी नहीं, भाभी माँ कहकर पुकारेंगे। इतना मिलजुल कर और प्यार से रहेंगे कि अपने मतलबी रिश्तेदारों और जिगरी दोस्तों के मन में भी हमारे लिए बेहद ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। उसने जितेंद्र से कहा, भैया अभी भाभी को मुंबई मत ले जाना, जब महीने भर बाद अगली बार आना तो ले जाना।
अभी तो हमें इनसे दिल से दिल मिलाकर मेलजोल बढ़ाना है। पर जुगनी को नंदिनी का प्रस्ताव बिल्कुल अटपटा सा लगा। उसने तुरंत जितेंद्र को बेडरूम में ले जाकर समझाया, अभी मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। क्या हम हनीमून पर नहीं चलेंगे? अगर हनीमून पर नहीं जाना है तो मुझे मुंबई अपने साथ ले चलो, वरना मुझे कुछ समय के लिए मायके में ही छोड़ दो। जब दोबारा मुंबई से आना तो मुझे अपने साथ ले जाना, लेकिन मेरा निर्णय कान खोलकर सुन लो, मैं यहाँ हरगिज नहीं रहने वाली। जितेंद्र चिंता में पड़ गया। उसे जुगनी का स्वभाव एकदम अटपटा सा लग रहा था। बहरहाल उसने सोचा कि अभी जुगनी को ऐसे नाखुश करना उचित नहीं होगा, सो उसने नंदिनी को समझाया कि वो अभी जुगनी को यहाँ रुकने के लिए ना कहे, और वो मान भी गई। पर जुगनी तो मन ही मन खुश हो रही थी कि जितेंद्र तो बड़ी सहजता से उसकी बात मान लेता है। बेवकूफ है तो क्या हुआ, अपने परिवार वालों के बीच मुझे अहमियत तो देता है, गोबर गणेश कहीं का। उसके बाद वो मुंबई के लिए अपनी अटैचियां व जरूरी सामान पैक करने लगी। विवाह के समय मायके से जो उपहार मिले थे, जब जितेंद्र उन्हें घर पर ही छोड़कर जुगनी के साथ मुंबई जाने को तैयार होने लगा, तो वो एकदम से बौखला उठी। जितेंद्र, ये तो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। क्या मेरे घर वालों ने इतने ढेर सारा दान दहेज गिफ्ट वगैरह तुम्हारे निठल्ले भाई बहनों को ऐश करने के लिए दिए हैं? कम से कम टीवी, फ्रिज और बेड तो अपने साथ ले चलो। जितेंद्र ने जुगनी से अचानक ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं की थी, लिहाजा उसने ठंडे दिमाग से उसे समझाया, जुगनी, मुझे तुम मिल गई, ये मेरे लिए बहुत कुछ है। सामान को तो गोली मारो। बहरहाल इतना ढेर सारा सामान लाद कर हम मुंबई जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इन्हें यहीं छोड़ दो, वहाँ हम अपने बलबूते पर सेटल होंगे और ये सारे सामान खुद खरीदेंगे। तुम्हें तो पता ही है मेरी अच्छी तनख्वाह है, इनसे कहीं बेहतर क्वालिटी के सामान वहाँ किस्तों में खरीद लेंगे। जुगनी इतराने लगी, अच्छा, क्या मेरे मायके से आए सामान A1 क्वालिटी के नहीं हैं? जितेंद्र समझ गया कि जुगनी और उसके परिवार वाले दुनियादारी व सामान के पीछे जान भी दे सकते हैं। छोटे शहरों के लोगों में विलासिता के साजो सामान खरीदने की ललक तीव्र होती है। उसे एहसास हो गया कि जुगनी के मन में क्या चल रहा है। वो समझ गया कि जुगनी के लिए मानवीय रिश्तों की कोई खास अहमियत नहीं है। लिहाजा उस पल जितेंद्र के चेहरे पर आए हाव भाव को पढ़कर जुगनी को लगा कि अभी उसे ऐसा अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए। वो कोई तरकीब सोचने लगी ताकि उस पर कोई दोष भी न आए और उसके मन की मुराद भी पूरी हो जाए, यानी उसके मायके का सारा सामान और उपहार उसके कब्जे में आ जाए। उसने एकांत में जाकर झट मायके अपनी अम्मा को फोन लगाया तथा उन्हें सारी बात से अवगत कराया और मुंबई रवाना होने से पहले उन्हें और बाबूजी को मिलने जुलने के बहाने फोन पर ही ठीक एक दिन पहले बुला लिया था। अम्मा ने आते ही कमर कस ली, जुगनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, देखो मैं किस तरह से सारा दान दहेज तुम्हारे साथ मुंबई भिजवाती हूँ। एक तो इन लीचड़ ससुरालियों ने दहेज की सारी रकम ऐंठ ली, दूसरे अब वे सारा दान दहेज और गिफ्ट भी हजम कर लेना चाहते हैं। अम्मा ने बाबूजी को बरगलाना शुरू कर दिया, अजी सुनते हो, अब कान में रुई डालकर सोना बंद करो। देखो तुम्हारी गाढ़े पसीने की कमाई पर गैरों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। बाबूजी के कान खड़े हो गए। वो कैसे? वो ऐसे कि जुगनी की शादी में जो सामान तुमने इतने जतन करके दिए हैं, जितेंद्र उन्हें अपने भाई बहनों को सौंप कर खाली हाथ ही मुंबई जा रहा है। अब भला मेरी बिटिया टीवी फ्रिज के बगैर एक पल को भी कैसे रह पाएगी?
जितेंद्र तो रोज ड्यूटी बजाने ऑफिस को चला जाया करेगा, जबकि मेरी गुड़िया घर में अकेली दीवारों पर रेंगती छिपकलियां देखकर ही सारा समय काटेगी। जितेंद्र के भाई बहन दहेज के सामान पर जोंक की तरह चिपके हुए हैं। उसने तो दहेज में मिला स्कूटर पहले ही अपने भाई प्रेमेंद्र के हवाले कर दिया है। बाबूजी अपनी पत्नी के बहकावे में आने से पहले थोड़ी बहुत जो समझदारी दिखा सकते हैं, वो उससे बातें करने के बाद पल भर में उड़न छू हो जाती है। उन्होंने अम्मा को समझाने की कोशिश की, अभी कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा मत करो, क्योंकि अभी शादी को हफ्ता भर ही तो हुआ है। अगर मैं जितेंद्र के पापा से इस बारे में कुछ कहूँगा तो ये अच्छा लगेगा क्या? आखिर ये तुम्हारा घर नहीं, बिटिया का ससुराल है। अम्मा तुनक उठी। अजी, ऐसा अच्छा भला सोचने लगे हुए तो ससुराल में तुम्हारी बिटिया का जीना दूभर हो जाएगा। कल को ये लोग उसका गला भी घोंट सकते हैं। जितेंद्र के घर वाले कितने कमीने हैं, इस बात का सबूत देने की जरूरत नहीं है। उनके हौसले को बढ़ने से पहले ही तोड़ना होगा। सांप के फन उठाने से पहले ही उसे कुचल देना होगा, वरना एक दिन तुम्हारी बेटी को चिथड़ा पहनाकर वापस मायके भेज दिया जाएगा। तलाक तक की नौबत आ जाएगी। हो सकता है कि वे उसे जिंदा फूंकने का दुस्साहस भी करें। हाँ, उसके शब्द सुनकर तो बाबूजी ऐसे चिहुक उठे जैसे किसी पहाड़ी बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया हो। वे अच्छी तरह समझ रहे थे कि उनकी पत्नी उन्हें जुगनी के ससुराल वालों के खिलाफ बरगला रही है। उन्होंने माँ बेटी दोनों को दुनिया भर के चमचमाते सामान के पीछे पागल होते पहले भी देख रखा है, पर उन्हें यकीन है कि जुगनी की अम्मा ने जो मन में ठान लिया है वो उसे पूरा करके ही दम लेगी। और अगर उन्होंने उसके मन मुताबिक नहीं किया तो वो उन्हें चैन से जीने न देगी। खाना पीना सोना सब हराम हो जाएगा। वे उधेड़पुन में खो गए। चलो जितेंद्र के पापा से बात कर ही लेते हैं, भले ही उन्हें और उनके परिवारजनों के गले से मेरी बात नीचे न उतरे, पर उन्हें तो मनाना ही होगा कि वे दहेज का सारा सामान जितेंद्र के साथ रवाना कर दें, वरना जुगनी की अम्मा उनकी जान खा जाएगी। उनके परिवार वालों को बुरा लगता है तो लगने दो, जुगनी को भी इस दो कौड़ी की ससुराल में कहाँ रहना है। उसे तो मुंबई महानगर में अपनी जिंदगी गुजारनी है जितेंद्र के साथ। बाबूजी का मन अभी भी हिचक रहा था। रात को अम्मा ने उन्हें गहरी नींद से जगाकर फिर उन पर दबाव बनाया। पाँव फटते ही जितेंद्र के बड़े जुगनी से बात कर लेना, क्योंकि कल शाम की ही ट्रेन से जुगनी और जितेंद्र को मुंबई के लिए कूच करना है। सो सुबह जब बाबूजी उठे तो हिम्मत बटोर कर चाय की चुस्की लेते हुए जितेंद्र के पापा से मुखातिब हुए। भाई साहब, अब आपका बेटा जितेंद्र घरवाला गिरस्त बन गया है, मुंबई में अपनी बीवी के साथ रहेगा। उसके यहाँ यार दोस्तों का आना जाना भी होगा। इस बार अपनी दुल्हन लेकर पहुँचने पर वे उससे पूछेंगे कि जितेंद्र ससुराल से तुम्हें क्या मिला है। तब जितेंद्र उनसे क्या कहेगा कि दहेज तो बाप के घर छोड़ाया हूँ, बस बीवी लेकर आया हूँ। वे तो समझेंगे कि बिटिया का बाप तो कंगला है, जिसने उसे एक ढेला भी नहीं दिया, मुफ्त में अपनी बेटी उसके गले मढ़ दी। सच ये सोचकर मेरा दिल शर्म से डूबता जा रहा है। बेटी के बाप की तो नाक ही कट जाएगी। सो मेरी आपसे विनती है कि जितेंद्र को अपने साथ कुछ सामान जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह ले जाने की इजाज़त जरूर दे दीजिए, जिन्हें वो अपने मोहल्ले वालों और दोस्तों को दिखा सके कि हाँ, किसी फटीचर खानदान में उसकी शादी नहीं हुई है। बाबूजी ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बात को इतने सलीके से पेश किया था कि जितेंद्र के पापा से प्रतिक्रिया में कुछ भी कहते नहीं बना। वे हकला उठे, मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है।
वहां उपस्थित जितेंद्र का छोटा भाई प्रेमेंद्र भी बोल उठा, हाँ हाँ, अगर भाई साहब ये सामान खुद ले जाने में सक्षम हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम तो सोच रहे थे कि भाभी जी का सामान हम खुद धीरे धीरे मुंबई पहुंचा देंगे, इसी बहाने मुंबई भी आना जाना बना रहेगा। जुगनी ने सोचा, अगर दहेज का सामान अभी हमारे साथ चला जाएगा तो इन कमीनों द्वारा फजूल में मुंबई आकर मेरा दिमाग खराब करने से छुटकारा भी मिल जाएगा। उस वक्त बाबूजी अम्मा का मुंह ताकने लगे, जैसे कि कह रहे हो कि तुम तो कह रही थी कि दहेज का सारा सामान जितेंद्र के घर वाले हड़पना चाहते हैं, जबकि वे सभी सारे सामान को जितेंद्र के साथ शहर भेजने को तैयार हैं। अम्मा ने उनके हाव भाव को कनखियों से देखा और मुंह बिचका लिया। तुम्हें जो मगजमारी करनी है वो करो, हमें तो दहेज का सामान बस मुंबई रफा दफा करना है। सो कुछ मामूली उपहारों को छोड़कर बाकी सामान धीरे धीरे 2 से 3 खेपों में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। जितेंद्र मायूस हो गया, ये सोचते हुए कि मेरे घर वाले सोच रहे होंगे कि जितेंद्र भौतिकवादी हो गया है, उसे अपने घर वालों से ज्यादा निर्जीव वस्तुओं से प्यार हो गया है। वैसे तो वो शादी से पहले ऐसी मानसिकता वाले लोगों की नुक्ताचीनी करने से बाज नहीं आता था। भाइयों में सबसे छोटे भाई गजेंद्र ने सभी को समझाया, भैया सुलझे हुए विचारों के भले आदमी हैं, वे स्वार्थी कभी नहीं हो सकते। उन्हें तो मर्यादित जीवन और अच्छे संस्कारों से हमेशा प्यार रहा है। स्वार्थपरता से तो उन्हें सख्त नफरत है, इसलिए हमें उनके बारे में कोई अनाप शनाप धारणा नहीं बनानी चाहिए। वे हमसे और हमारी पारिवारिक संस्कृतियों से हमेशा जुड़े हैं। हाँ, भाभी जी के बारे में अभी मैं कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि भविष्य में वे अपने ससुराल में क्या गुल खिलाएंगी, पर ये तो तय है कि वे भारत में पाकिस्तान बनवाकर ही दम लेंगी। जितेंद्र के विवाह के चिन्ह के तौर पर घर में कुछ भी उपलब्ध न रहने के कारण उसकी तीनों बहनें नंदिनी, मीठी और रोशनी कुछ समय तक सदमे में थी। शादी के उल्लास और चहल पहल के बाद अचानक छाए सन्नाटे से घर का कोना कोना भाएं भाएं कर रहा था। उसकी माँ तो 1.5 साल पहले ही डॉक्टर की गलत दवा के कारण मौत का शिकार हो चुकी थी। माँ की असामयिक मौत के बाद पापा गुमसुम रहने लगे थे। बड़े भाई कमलेंद्र अपनी एकल पारिवारिक व्यवस्था में ही इस तरह उलझ गए थे जैसे उनका इसके सिवा दुनिया में कुछ और है ही नहीं। ऐसे में परिवार को जितेंद्र से ही बड़ी उम्मीद थी। उन्हें उनसे आर्थिक मदद से अधिक मानसिक संबल की उपेक्षा थी। प्रेमेंद्र कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाकर अपनी और अपनी बहनों की आर्थिक आवश्यकताएं पूरी कर ही लेता था। पापा जी के पेंशन के रुपए भी काम में आ जाते थे। इस दरमियान जुगनी की अम्मा का मुंबई आना जाना अधिक बढ़ गया था। वे जुगनी को ससुराल से भरकस दूरी बनाए रखने के लिए सचेत करती रहती थी। इसके लिए नए नए तौर तरीके भी वो उसे बताती रहती थी। एक दिन उसने जुगनी से कहा, अगर जितेंद्र के मन में अपने भाई बहनों के प्रति लगाव बना रहेगा तो उसे उनकी आर्थिक मदद भी करनी पड़ेगी। सो तुम्हारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि उनके बीच संबंधों में दरार बढ़ती जाए। अभी तो उसकी तीनों बहनें अनब्याही हैं। उनकी शादी के लिए जितेंद्र को ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसके पापा और कमलेंद्र तो कुछ भी करने से रहे नहीं। देखो कमलेंद्र कितनी होशियारी से उनसे कन्नी काट गया है। दरअसल तुम्हें तो दूल्हा कमलेंद्र जैसा मिलना चाहिए था। अम्मा कमलेंद्र का गुणगान करते हुए जितेंद्र के नाम पर रो रो कर अपना माथा पीटती। एक दिन उसने जुगनी से कहा, कुछ ऐसे गंभीर हालात पैदा करो कि जितेंद्र की बहनें कुंवारी ही बूढ़ी हो जाएं। इससे तुम्हें फायदे होंगे। एक तो जितेंद्र को
उनकी शादी पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। दूसरे, जितेंद्र के कमीने परिवार की सारे समाज में थू थू हो जाएगी। जिस घर में बेटियां और बहनें अविवाहित रह जाती हैं, समाज में उसे बड़ी नीची निगाह से देखा जाता है। उसके बाद तुम अपनी सहेलियों और जान पहचान वालों में भाई बहन के रिश्ते के बारे में कुछ गंदी अफवाहें फैला देना। देखना, सारे के सारे सदमों से न सिर्फ बीमार होंगे बल्कि दुश्चिंताओं में पड़कर पीलिया से ग्रस्त होकर दम भी तोड़ देंगे। पर जितेंद्र ने तो संकल्प ले रखा था कि वो अपने सहोदरों की जीवन नैया पार लगाकर ही दम लेगा। इस बीच प्रेमेंद्र ने जितेंद्र को नंदिनी की शादी से संबंधित बातचीत करने और इस बाबत अन्य बंदोबस्त करने के लिए आने का आग्रह किया। जब अम्मा को इस बारे में पता चला तो उसने जुगनी को दिन रात बरगलाया, बिटिया, जितेंद्र को किसी भी कीमत पर नंदिनी की शादी के बारे में बातचीत करने के लिए उसके घर मत जाने देना। इस तरह जिस शाम जितेंद्र को ट्रेन पकड़नी थी, जुगनी दहेज के मुद्दे पर उससे झगड़ बैठी। उसने जितेंद्र से कहा, जब तक तुम दहेज में मिला स्कूटर प्रेमेंद्र से छीनकर वापस नहीं लाओगे, तुम्हें तुम्हारे कमबख्त भाई बहनों के पास जाने नहीं दूंगी। फिर उसने उसके पर्स से रिजर्वेशन टिकट निकालकर फाड़कर चिंदी चिंदी कर दिया। झगड़े पर उतारू औरत के सामने वो बेबस हो गया था। दूसरी और तीसरी बार भी जब वो नंदिनी के लिए लड़का देखने जाने की तैयारी में था तो जुगनी ने उसे इसी तरह घर न जाने के लिए मजबूर कर दिया। जितेंद्र तो जुगनी के जोर जोर से शोर मचाने के कारण ही सहम जाता था। मोहल्ले वालों में शोर मच जाएगा तो उसी की ही बदनामी होगी। गलती भले ही औरत की हो, दुनिया पुरुष को ही दोषी ठहराती है। जुगनी ने उसकी कमजोर नस पहचान ली थी और जब जब वो किसी ऐसे ही निहायत ज़रूरी काम से अपने पैतृक घर जाने का मन बनाता, जुगनी शोर मचाने लगती और जितेंद्र खामोश होकर बैठ जाता। वो उसकी कमज़ोर नस पर हाथ रख देती। बहरहाल हर बात में तू मैं उनके दाम्पत्य जीवन का रोज़मर्रा का हिस्सा बन गया था। जुगनी तो मुंहफट थी ही, लेकिन जब उग्र होती तो गाली गलौज भी करने लगती। ऐसे में जितेंद्र अपना माथा पीटकर अपने बुरे समय को कोसता रहता। उसने तो अपने ही क्षेत्र की लड़की से सिर्फ इसलिए शादी की थी कि उसकी आदतें, रहन सहन आदि उसी की तरह हो, जिससे रिश्तेदारी निभाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। वो मुंबई में रह रहा होगा जबकि उसका और उसकी पत्नी का परिवार सुख दुख में एक दूसरे के साथ होगा। मुंबई में ही उसके लिए कितने ही शादी के प्रस्ताव आए थे, पर उसने सबसे ना कर दिया था कि शादी करूंगा तो अपने ही क्षेत्र की किसी संस्कारी लड़की से, वरना नहीं करूंगा। जितेंद्र के पापा सेहत से और अपने अक्खड़ स्वभाव से इस लायक नहीं थे कि वे अपनी जिम्मेदारियों को निपटाते। कुल मिलाकर वे अपने गृहस्थ जीवन के प्रति उदासीन हो गए थे। ये सोचकर कि मेरे सारे बेटे तो इतने बड़े और समझदार हो ही गए हैं कि वे उनकी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सकें। इस बीच जितेंद्र ने मुंबई से फोन करके अपने हाथ खड़े कर दिए। प्रेमेंद्र, तुम्हारी भाभी मुझे तुम लोगों के लिए कुछ भी करने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी न कर पाने के लिए बहुत मजबूर हूँ। थक हार कर प्रेमेंद्र ने खुद नंदिनी के लिए एक रिश्ता तय किया, वो भी बड़ी अफरा तफरी में, क्योंकि उसकी उम्र शादी के लिहाज से ज़्यादा हो रही थी। नंदिनी की शादी हो गई, पर अफसोस की सफल नहीं रही। ये सब हताशा में उठाए गए कदमों के कारण हुआ। किसी को क्या पता था कि जिस लड़के के साथ नंदिनी का विवाह हुआ है उसका पहले से ही किसी औरत के साथ नाजायज संबंध है, जिससे उसकी एक संतान भी है। अम्मा को जब जुगनी से ये बात पता चली तो वो फूली ना समाई।
चलो, उस कमीने परिवार की बर्बादी शुरू हो गई है। अब उनकी बर्बादी का मंजर हम तसल्ली से देखेंगे। कमीने प्रेमेंद्र को खुद पर कितना गुरूर था। हमारे दहेज का स्कूटर हथियाने का उसे अब अच्छा दंड मिला है। उसकी बहनों ने भी दहेज का सामान कब्जा कर बहती गंगा में खूब हाथ धोया। अब उनकी मांग में कभी सिंदूर नहीं सजेगा। ये मेरी साजिश है, उन सब का ऐसा सत्यानाश हो कि वे फिर कभी आबाद न हो सके और जितेंद्र का सारा खानदान मटिया मेट हो जाए। एक दिन अम्मा ने जुगनी को फोन पर बतलाया, देखना नंदिनी को जल्द ही ससुराल से खदेड़ दिया जाएगा और वो घर आकर बैठ जाएगी। अब उसका दूसरा ब्याह न हो सकेगा क्योंकि ये सब मेरे ही टोने टोटके का असर है। मैं एक डायन के भी संपर्क में हूँ जिसने अपने कर्मकांडों से जितेंद्र के परिवार को नेस्त नाबूद करने का मुझसे वादा किया है। जुगनी खुश थी कि उसकी अम्मा उसके रास्ते के सारे कांटे हटाकर उसकी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटी हुई है। वैसे भी वो अकेले ये सब कैसे कर पाती। टोने टोटकों और औघड़बाजी के बारे में तो उसे इतना ज्ञान भी नहीं है जितना अम्मा को है। इसी वजह से अम्मा का मुंबई आना जाना बढ़ गया। उसका मुंबई आने का तो उद्देश्य ही था कि एन केन प्रकारेण जितेंद्र का अपने परिवार से मोह भंग कराकर उसे ऐसी हालत में छोड़ा जाए जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आखिरकार वो अपनी बीवी के ही तलवे चाटेगा। इधर कोई 3 वर्षों तक जुगनी गर्भवती नहीं हुई तो मायके वालों को चिंता हो गई कि कहीं जितेंद्र नामर्द या नपुंसक तो नहीं है। अम्मा के सिखाने पर जुगनी ने पड़ोस में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि कमी जितेंद्र में है। अम्मा मुंबई आई तो उसने जुगनी की आंखों में झांक कर देखा। बिटिया, कोई खास बात है क्या? वो आंखें नचाते हुए बोल पड़ी। अम्मा, मुझे तो लगता है कि जितेंद्र का अपने ही ऑफिस में किसी लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर चल रहा है, वरना शादी के 3 वर्षों बाद भी। पर सच्चाई ये थी कि जितेंद्र बड़ी सावधानी बरतता था और कुछ वर्षों तक बाल बच्चों की जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहता था। एक दिन जितेंद्र के ऑफिस जाते ही अम्मा जुगनी को खींचती हुई एक मौलवी के पास ले गई। मौलवी ने अम्मा और जुगनी की सारी समस्याएं सुनने के बाद उनके शक पर सच की मुहर लगा दी। आपकी बिटिया के पांव इसलिए भारी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके शौहर के किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं और वो जल्द ही आपकी बिटिया को छोड़कर उससे निकाह करने जा रहा है। पर उस बदचलन औरत से इसके शौहर का छुटकारा दिलाने का तिलिस्मी नुस्खा मेरे पास है। कल तुम दोनों मुझसे पीर बाबा के मज़ार पर मिलना। अम्मा को मौलवी द्वारा बताई गई एक एक बात पर भरोसा हो गया। मौलवी ने दोनों को नाको चने चबवाए, ऐसे ऐसे कर्म कांड करवाए कि अम्मा के सिवा कोई और औरत होती तो भाग खड़ी होती। अम्मा ने तो मौलवी के नुस्खों को खूब आजमाया, बदले में उसे मुंह मांगा पैसा भी दिया। इसके अलावा मौलवी के कर्मकांडों में शिरकत करने के लिए जुगनी को एक रात उसी के यहाँ छोड़कर भी आई और जितेंद्र से बहाना बना दिया कि जुगनी अपनी एक सहेली की शादी में गई हुई है और रात भर वहीं रहेगी। इस तरह उसने मौलवी द्वारा दिए गए झाड़ फूक वाले कुछ रसायन और राख भभूत भी चोरी छिपे जितेंद्र को भोजन में मिलाकर खिलाई, जिससे वो कभी कभी बीमार भी पड़ गया। पर जब सारे नुस्खे बेकार हो गए तो फिर वो उसे कर्मकांडी ओझाओं और बाबाओं के पास भी ले गई। ये सब करते हुए जुगनी उकता गई। अम्मा, हमारी दुर्दशा काहे कर रही हो? अब जब जितेंद्र ही नालायक और बेपरवाह होकर गैरों पर अपना सर्वस्व लुटा चुका है तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता।
इसी दरमियान जुगनी की एक रिश्ते की बहन कल्लो, जिसे टोने टोटकों में बड़ी महारत हासिल थी, उसने अम्मा को फोन करके बताया, मामी, जुगनी के गर्भवती न होने का एक अहम कारण ये है कि जितेंद्र के घर वालों ने ओझाओं द्वारा कुछ कर्मकांड करवाए हैं। इस बार जब आप वापस घर आना तो जुगनी को भी लेकर आना, मैं उस कर्मकांड की काट बताऊंगी। जुगनी निश्चित तौर पर माँ बनेगी और जितेंद्र उसका साया बनकर उसके आगे पीछे डोलता फिरेगा। उसके बाद जब जुगनी मायके गई तो उसकी रिश्ते की बहन कल्लो समेत उसके जीजाजी भी उससे ढेरों कर्मकांड करवाए। उसने अपने जीजा के घर में कुछ दिनों रहकर भी बहुत कुछ कर्मकांड किए। उनके साथ शमशान घाट, पीर बाबा की मजार और शिवालय भी गई। यूं तो उसके जीजा किसी प्राइवेट ऑफिस में कार्यरत थे, पर वे भी हस्त विद्या, अंक विद्या जैसी ज्योतिष विद्याओं में पारंगत होने का खूब दम भरते थे और ज्योतिष की किताबें भी पढ़ा करते थे। खुद जुगनी ने जितेंद्र को अपने जीजा जी की इस क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बतलाया था कि उन्होंने किताबों को ही हीरा पन्ना, नीलम और पुखराज जैसे पत्थरों की अंगूठियां पहनाकर उनके समय में 4 चांद लगाए हैं और तुम्हें उनसे मिलकर अवश्य ही उपकृत लाभान्वित होना चाहिए। ऐसी बातों का हमेशा मखौल उड़ाने वाला जितेंद्र उसकी बात ही टाल जाता। बहरहाल जब वो जीजा के यहाँ से वापस मायके आई तो जितेंद्र के बड़े भाई कमलेंद्र उसे अपने शहर लेने आ गए। उन्होंने अम्मा से कहा, मम्मी जी, जुगनी को कुछ दिन मेरे यहाँ भी रहने के लिए भेज दीजिए। बच्चे अपनी छोटी आंटी से मिलने के लिए बेचैन हैं। अम्मा तो कमलेंद्र की शक्ल सूरत और कीरत सीरत पर पहले से ही फिदा थी और कई बार ये भी तमन्ना कर चुकी थी कि काश जुगनी को कमलेंद्र जैसा पति मिला होता। सो उसने कोई नानुकुर किए बिना कमलेंद्र के साथ जुगनी को विदा कर दिया, जहां वो उसके और उसके परिवार के साथ 2 हफ्ते रही। कुल मिलाकर अम्मा तो इसी बात से बेहद खुश थी कि चलो अपने पति जितेंद्र के साथ रहकर जुगनी भले ही खुश न रह पा रही हो, मायके आकर कुछ दिन प्रसन्नचित्त तो हो जाती है। यहाँ वो अपने जीजा और जितेंद्र के बड़े भाई के साथ कुछ दिन गुजारकर चैन व सुकून की सांस ले पाती है। उसने उससे कहा भी, जुगनी, कभी कभार मायके आकर रह जाया करो, मन बहल जाया करेगा। करमजले जितेंद्र से दूर रहकर थोड़ी सी राहत तो तुम्हें मिल ही जाती है। यहाँ रहोगी तो हमारे प्रयास से तुम पेट से भी हो सकोगी। हम जल्द ही मौलवियों, ज्योतिषियों, कर्मकांडियों और तुम्हारे जीजा जी के प्रयास से कुछ न कुछ करने में सफल हो ही जाएंगे। अब तो तुम्हारे जेठ भी तुम में बहुत दिलचस्पी लेने लगे हैं। वे तुम्हारे लिए बड़े चिंतित रहते हैं। कहते हैं कि जुगनी को जितेंद्र के रूप में नालायक शौहर मिला है। वापस मुंबई लौटकर जुगनी बहुत खुश थी। जितेंद्र ने उससे कई बार उसकी खुशी का राज जानना चाहा। वो बार बार एक ही बात कहती, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? जितेंद्र मायूस हो जाता, मुझे जलन क्यों होने लगी? क्या मुझे तुम्हारी खुशी में शामिल होने का हक भी नहीं है? तब वो तुनक उठती, तुम्हें तो असली खुशी अपने भाई बहनों के साथ मिलती है। तुम्हें तो उन्हीं से शादी कर लेनी चाहिए थी। वो चुप हो जाता, फजूल में बात का बतंगड़ बनाने से क्या फायदा। मायके से लौटने के बाद जुगनी के तेवर बदले बदले से थे। वो बार बार जितेंद्र से उसकी तनख्वाह और खर्च के बारे में पूछने लगी थी। पहले तो जितेंद्र झल्ला गया, फिर उसने शांत मन से बतलाया, मैं तो खर्चे का पैसा यथास्थान डब्बे में डाल ही देता हूँ, जहाँ से जिसे जितनी ज़रूरत हो निकाल सकता है। कभी मैंने ये नहीं पूछा कि किस मद में कितना पैसा खर्च हुआ है। तुम्हें भी अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए पर्याप्त पैसे देता हूँ, फिर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? घर के लिए कमाता हूँ और घर पर ही खर्च करता हूँ। मेरी कोई ऐसी वैसी नाजायज आदत तो है नहीं कि पैसे का दुरुपयोग करूँगा। हाँ, तुम जब चाहो मुझसे हिसाब ले सकती हो। जुगनी आवेश में आ गई। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम झूठे नंबर 1 हो। सारा पैसा अपने घर अपने भाई बहनों को भेज देते हो। तभी तो हमें इतनी तंगहाली में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। उन कमीनों ने तुम्हारे ऊपर जादू करके तुम्हें अपने वश में कर रखा है। रोज रोज के ऐसे ताने सुन सुनकर जितेंद्र गुस्से में आ जाता। वो सोचता कि इतने रुपए खर्च करते और इतने आराम ऐश से रखने पर भी जुगनी की शिकायत बनी रहती है, पर वो कोई जवाब दिए बिना ऊपर छत पर चला जाता। जुगनी के मायके से आने के बाद कोई 2 हफ्ते ही गुजरे होंगे कि उसका जी मतलाने लगा और सिर दर्द तथा बुखार आने की वजह से जितेंद्र उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारे चेकअप करने के बाद बताया कि जुगनी गर्भवती है। डॉक्टर की घोषणा पर जितेंद्र झूम उठा। अरे, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा पति बनने के बाद पिता भी बनना होगा। उसने डॉक्टर के यहाँ से घर लौटते समय रास्ते में ही मिठाई खरीदी और पड़ोस के हर एक घर में बंटवाई। अगले दिन ऑफिस में दोस्तों का भी मुंह मीठा करवाया। जुगनी ने अम्मा को फोन करके ये खुशखबरी दी तो उधर की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी। देखा ना मेरे कर्मकांड का असर। अगर ये सब मैं न करती तो तुम्हें जीवन भर बांझ औरत होने का ताना खुद अपने ससुरालियों और पति से सुनना पड़ता। अब जितेंद्र को उस ऑफिस वाली रखेल को छोड़कर वापस तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। जीजा और कमलेंद्र की ओर से भी शुभकामनाएं आई, पर जुगनी इस उधेड़पुन में थी कि वो किसको धन्यवाद दे, मुंबई वाले मौलवी को या अपने मायके वाले कर्मकांडियों को या अपने रिश्ते की बहन कल्लो को या जितेंद्र के भाई को। सभी ने उसे पेट से होने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए थे। महीने और साल गुजरते गए। पहला बेटा होने के कोई 5 वर्षों बाद दूसरी संतान बिटिया के रूप में हुई। जितेंद्र ने एक आदर्श परिवार का निर्माण किया। वो जिस तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दौर में जी रहा था उसमें उसने अपने बलबूते पर एक अच्छे इलाके में अपने लिए एक घर ले लिया, एक कार खरीदी और जरूरत के अधिकतर सामान इकट्ठे किए। कहीं किसी औघड़ द्वारा तावीज पहनकर उसे ये चीजें मुहैया नहीं हुई, जबकि सास का ये दावा था कि उसके अमुक पूजा पाठ करवाने की वजह से जितेंद्र एयर कंडीशन और वॉशिंग मशीन खरीद सका है। मेरे द्वारा फलानी देवी मैया के दर्शन से वो कार और स्कूटर खरीद पाया और प्रयाग में महाकुंभ स्नान करने पर वो अपने मकान में गृह प्रवेश कर सका है। अगर वो इतने ढेर सारे तामझाम और टोने टोटके न करती तो वो सड़क छाप ही रह गया होता। बहरहाल घर में कीमती सामान इकट्ठे करके जुगनी पूरे मोहल्ले में इतरा रही थी और पड़ोस वाले दिनेश जी राय साहब व चौधरी साहब के बराबर अपनी हैसियत होने का वहम पाल रही थी। पर उफ, जितेंद्र के साथ सबसे बुरी बात ये हुई कि छोटी बहनों में दूसरे नंबर की बहन मीठी की अचानक मौत हो गई। डॉक्टरों ने कभी उसे क्षय रोग की दवा दी तो कभी निमोनिया की, कभी उसे पीलिया से ग्रस्त बताया गया तो कभी थैलीसीमिया से। दरअसल उसे तो कोई बीमारी हुई ही नहीं थी, बस भावुक होने की वजह से सदमे में रहने लगी थी कि अब क्या होगा। 2 बेरोजगार भाइयों और 2 अनब्याही बहनों तथा एक परित्यक्त स्त्री बहन के पारिवारिक का बेड़ा पार कैसे होगा। बड़े भाई ने अपनी जिम्मेदारियों से बहुत पहले ही किनारा कर लिया था। जितेंद्र भी अपनी पत्नी के दबाव में उनके लिए कुछ भी कर पाने में असमर्थ था, यहाँ तक कि उनसे मिलने की युक्ति भी नहीं कर पाता था। जुगनी उसे बात बात में लांछित करती रहती थी।
अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले मीठी ने खुद फोन करके जितेंद्र से निवेदन किया, भैया आप तुरंत मेरे पास आ जाइए, मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। आप आ जाएंगे तो मुझे ढाढ़स मिलेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। जितेंद्र ने उसे दिलासा दिया, मैं यहाँ तुम्हारी भाभी से इजाजत लेकर शीघ्र आने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। पर उसे तो बेहद डर लग रहा था कि अगर उसने बीमार मीठी से मिलने जाने के लिए जुगनी से कुछ कहा तो वो झगड़ा फसाद करने पर उतारू हो जाएगी और उसे किसी कीमत पर वहां नहीं जाने देगी। सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने और दहेज के स्कूटर को वापस लेने के मुद्दे पर झगड़ने लगेगी। लेकिन अफसोस कि इसके पहले वो जुगनी से इस बारे में बात करता, अगले ही दिन मीठी की तबीयत बिगड़ गई और उसके दिल की धड़कन रुक गई। जितेंद्र को फोन पर खबर मिली कि मीठी नहीं रही। वो बेहद आहत हुआ। मीठी के अंतिम शब्द थे, कोई बड़ा आदमी घर में नहीं है, क्योंकि जब वो अंतिम सांसें ले रही थी ना तो पिताजी घर पर थे और ना ही गजेंद्र। कमलेंद्र भाई साहब के उपस्थिति होने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। बस उसकी बड़ी और छोटी दोनों बहनें नंदिनी और रोशनी तथा जितेंद्र का छोटा भाई प्रेमेंद्र ही उपस्थित थे। कमलेंद्र और जितेंद्र तथा छोटा भाई गजेंद्र उसकी अंत्येष्टि में मौजूद हुए। कमलेंद्र का परिवार अंत्येष्टि और दूसरे क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए बाद में आया, जबकि जितेंद्र की पत्नी जुगनी मीठी के शव के पास बैठकर घड़ियाली आंसू बहाती रही। जुगनी के बड़े भाई शांताराम ने अंत्येष्टि के बाद के कर्मकांडों में पहुंचने का नाटक किया, जबकि उसके माँ बाप ने एक दिन पहुंचकर वहां अपनी मौजूदगी दर्ज की। अम्मा ने जुगनी को एक कोने में ले जाकर उसके कान से अपना मुंह सटा दिया। देखो जुगनी, आगे आगे होता क्या है, तेरी ससुराल में बचे कुचे लोगों का भी सफाया जल्द ही होने वाला है। मैं अपने कर्मकांडों के बल से खुद डायन बनकर लोगों के जीवन से खेल सकती हूँ, ये मेरा दावा है। सारी दुनिया में उथल पुथल मचा सकती हूँ। तब जुगनी ने मुस्कुराकर अम्मा को शांत रहने की सलाह दी। जवान और अनब्याही बहन के निधन पर भाई बहन और सगे संबंधी सभी व्याकुल थे। जितेंद्र पश्चाताप की आग में जलता रहा। काश मैं मीठी के बुलाने पर समय से पहुंच गया होता तो इस अनिष्ट को रोका जा सकता था। बहरहाल जब वो सारा कर्मकांड पूरा कराकर वहां से वापस मुंबई पहुंचा तो जुगनी का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। उसने मुंबई पहुंचते ही अपने जवान हो रहे बेटे अनुग्रह के कान भरकर उसे अच्छी तरह पढ़ा लिखा दिया था कि तुम्हारे चाचा बुआ तुम्हारे पापा के टुकड़ों पर पल रहे हैं और तुम्हारे पापा अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा उनके खर्चे के लिए हर माह भेज देते हैं। अनुग्रह को लगा कि उसका हक उसके चाचा बुआ मार रहे हैं, सो वो अपने पिता की न सिर्फ पूरी तरह अवज्ञा करने लगा बल्कि उनसे बदतमीजी से पेश भी आने लगा। जुगनी ने पता नहीं किस तरह उसे भड़काया कि एक दिन वो सारी हदें लांघ गया और उसने अपने पापा पर हाथ उठा दिया। जितेंद्र अपने बेटे की मार खाकर शर्म से जार जार हो गया। उसका जी कर रहा था कि वो खुदकुशी कर ले, पर उसके सामने तो घर की जिम्मेदारियां थी जिन्हें वो पूरा करके ही इस दुनिया से कूच करेगा। वो छत पर चला गया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वो विषम परिस्थितियों से बेहद डर गया। अब उसे ऐसी स्थिति से बचना चाहिए ताकि वो अपने बेटे की हिंसा का शिकार ना हो। पर जुगनी तो उसकी हालत देख मन ही मन खुश हो रही थी। उसने झट अम्मा को फोन लगाकर इस बारे में जानकारी दी। आज जितेंद्र को हमने बेबस व लाचार कर दिया है। कितनी अच्छी बात है कि अनुग्रह अब मेरा साथ दे रहा है और उसने आज अपने बाप की पिटाई भी की है, पर वो बेहया अपनी हरकत से बाज आने वाला नहीं है।
वो अभी भी अपने भाई बहनों के लिए बेचैन है। अम्मा खुशी से चहक उठी। जुगनी, अभी कल मैं देवी मैया के दर्शन करने गई थी। मैंने उनसे मांगा था कि वे जल्द से जल्द मेरी जुगनी की जिंदगी संवार दें। आहा, मैया की कृपा तत्काल हो गई। देखना, अब तू गिनती के कुछ दिनों में आबाद हो जाएगी। कोई भूचाल आएगा जिसमें जितेंद्र और उसके परिवार वाले मीठी की तर्ज पर बिना वजह कुत्ते की मौत मरेंगे और तू जितेंद्र की मिल्कियत पर राज करेगी। ये तुझसे मेरा वादा है। अम्मा से बातचीत बंद होते ही जुगनी का भाई शांताराम, जिसने पड़ोस में ही मकान ले रखा था, आधम का। दरअसल जितेंद्र के किसी पड़ोसी ने उसके घर में हो हल्ला सुनकर उसे जाकर बता दिया था कि जितेंद्र और जुगनी के बीच आजकल खूब ठनी हुई है और ऐसे मौके का मजा लेने के लिए तुम्हारा वहां मौजूद होना जरूरी है। सो शांताराम ने आते ही चुटकी ली। मेरे इशारे पर सही जा रही हो जुगनी। कुछ समय पहले जब जितेंद्र के भाई बहन भी आए हुए थे, मैंने देखा था कि अनुग्रह अपने चाचा बुआओं से बड़े प्यार और इज्जत से पेश आ रहा था। मुझे अनुग्रह को उनके इतना करीब पाकर बेहद ढा हो रही थी। तब मैंने तुमसे कहा था कि जुगनी, तुम्हें अपने बच्चों के मन में ऐसी उल जलूल बातें डालनी होंगी कि वे अपने चाचा बुआओं से घोर नफरत करने लगे। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है कि तुमने मेरे सबक पर अमल किया। अनुग्रह ने अपने बाप की खूब पिटाई करके मेरे मन को बहुत ठंडक पहुंचाई है। वो तो उसका दुश्मन बन गया है। अब देखना, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम कुछ ही समय में फलने फूलने लगोगी। तब जुगनी ने शांताराम के कान में फुसफुसा कर कहा। वो मुआ जितेंद्र ऊपर कमरे में खुद को बंद करके शोक मना रहा होगा। दरअसल वो अपने भाई बहनों से मोबाइल पर बात कर रहा होगा। वो उनसे छिप छिप कर बात करने से कभी बाज नहीं आएगा। अत्यंत उपेक्षित और अपमानित होकर जितेंद्र छत पर बने अलग कमरे में रहने लगा था। जुगनी अपनी अम्मा से पाठ पढ़कर उसे मानसिक रूप से और भी प्रताड़ित करने लगी थी। जैसे ही वो नीचे की मंजिल पर किसी काम से आता, वो ताने देने लगती, अपनी रसोई भी ऊपर ही कर लो, नीचे अपनी मनहूस शक्ल दिखाने क्यों आ जाते हो। तब अनुग्रह भी व्यंग करने से बाज नहीं आता, लेकिन मन से तनिक भावुक बेटी रचना, जो अपने भाई से 5 साल छोटी थी, बड़ी सहानुभूति से पापा को देखती, पर मम्मी के डर से उसके पक्ष में कुछ भी न बोल पाती। वो सशंकित होती कि मम्मी उसकी शिकायत नानी अर्थात अम्मा से न कर दे। जितेंद्र का मन दुनिया से उचटता जा रहा था। पत्नी ने तो उसे औरत का सुख कभी दिया ही नहीं। बेटे ने भी उसका दिल खूब तोड़ा, जबकि उसने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। अपनी पैतृक विरासत और रिश्तों से भी वो दूर होता जा रहा था। एक दिन शाम को ऑफिस से लौटकर उसे अचंभा हुआ। उसने नीचे की मंजिल में झांक कर देखा कि जुगनी की अम्मा, भाई शांताराम और जीजा दोनों ड्राइंग रूम में आकर जमे हुए हैं। पता नहीं वे कब आए और क्यों। उसने छिपकर उनकी बातें सुनी। उसे यह जानकर अत्यधिक क्षोभ हुआ कि वे सारे उसे एन कैन प्रकेन किनारे लगाने की साजिश रच रहे हैं। वो बेहद रुआंसा और संजीदा हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ससुराल वाले ही नहीं, खुद उसकी पत्नी भी उससे किनारा करना चाहती है। मानसिक तनाव से उसका सिर फटने लगा। ब्लड प्रेशर से दिल में दर्द भी होने लगा। तब उसने सिर दर्द की एक गोली ली और छत पर जाकर दरवाजे पर सांकल चढ़ाया और जमीन पर ही लेट गया। लेटे ही लेटे उसने सीलिंग फैन की तरफ देखा।
फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने से ही मेरी दैहिक मानसिक अशांति का शमन होगा। पर उसने आखिरकार अपने कदम वापस खींच लिए। अभी तो बेटे अनुग्रह को उच्च शिक्षा दिलानी है और जवान हो रही बिटिया की शादी भी करनी है। अभी मुझे तो आत्महत्या का ख्याल तक नहीं लाना चाहिए, अन्यथा लोग क्या कहेंगे कि इसने अपनी जरूरी जिम्मेदारियां तक नहीं निभाई। फिर जैसे ही उसने सीढ़ियां उतरने के लिए जमीन से उठने की कोशिश की, वो संभल नहीं पाया और बेड पर ही निढाल लुढ़क गया। शायद ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया था। सुबह जब देर तक जितेंद्र का दरवाजा नहीं खुला तो जुगनी ने शांताराम को बुलाने को भेजा। वो मुआ अभी भी नींद के खुमार में ऊपर बेड तोड़ रहा है। उससे पूछो कि उसे ऑफिस जाना है या नहीं। जुगनी लगातार भुनभुनाती जा रही थी, लेकिन कई बार जोर जोर से आवाज लगाने और दरवाजा पीटने पर भी जब जितेंद्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो जुगनी ने ताना कसा, लगता है उसने नींद की गोली खा रखी है। आखिरकार शांताराम ने दरवाजा पड़ोसियों की मदद से तोड़ दिया। अंदर प्रवेश कर जब उसने बेड पर पड़े जितेंद्र का बदन हिलाया तो उसमें कोई हरकत नहीं हुई। वहां खड़ी जुगनी ने फिर चुटकी ली, ये तो ऐसे ही घोड़ा बेचकर सोता है। फिर शांताराम ने उसकी नाड़ी टटोली और सीने पर हाथ रखा तो वो एकदम से हड़बड़ा उठा। अरे, इसकी तो सांस ही नहीं चल रही है। तब तक पड़ोस के डॉक्टर हितेश भी आ चुके थे। उन्होंने जितेंद्र की जांच की और सिर झुका लिया। ही इज नो मोर, ही डाइड ऑफ अ सीवियर हार्ट अटैक। जब शांताराम ने जुगनी को आंख मारकर कुछ गुप्त इशारा किया तो उसने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालते हुए रोने का नाटक शुरू कर दिया। जब तक मोहल्ले वाले शोरगुल सुनकर इकट्ठे होते, जुगनी झट रुमाल पानी से भिगोकर आंखें पोंछते हुए दहाड़े मार मार कर रोने लगी। जमीन पर हाथ पटक पटक कर चूड़ियां तोड़ी, मांग में लगा सिंदूर मिटाया। उसकी अम्मा को उसके इस सिद्धहस्त व्यवहार को देख बड़ा अचंभा हो रहा था कि उसकी बेटी तो उससे भी बढ़िया नौटंकी कर लेती है। पूरे 13 दिनों तक चलने वाली जितेंद्र की अंत्येष्टि क्रिया के समापन के बाद ताजी जानकारी ये है कि जुगनी के जीजा अस्थायी तौर पर मुंबई में बस चुके हैं। जितेंद्र द्वारा जमाई गई गृहस्थी में अम्मा ने भी वहां पक्का डेरा जमा लिया है, जबकि जितेंद्र के बड़े भाई कमलेंद्र, जिनकी जुगनी पर विशेष कृपा थी, का आना जाना लगा रहता है। जुगनी अपने रचे हुए इस नए संसार में बेहद खुश नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बुराई ने अच्छाई को निगल लिया हो। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।